वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा पेपर 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारा सीक्वेंस वाइज जैसे कि मेरा वीडियो आ रहा है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एग्रो इकोलॉजी एंड जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो क्यों इंडिकेटर है इन्वायरमेंट का। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न एज अ इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंट। तो आज देखते हैं हम कि एग्रो इकोलॉजी क्या है और वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में किस प्रकार यूज़फुल होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ कि इकोलॉजी क्या होती है। एग्रो इकोलॉजी क्या होती है। अभी तो हमने इकोलॉजी को जाना। एग्रो इकोलॉजी जो होती है, अब यहाँ पर आप इकोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट जो है वो हो गया आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, आपका इन्वायरमेंट है। तो ऑर्गेनिज्म को जब हम रिलेट करते हैं, उसका इंटरेक्शन देखते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम के साथ, तो जब इस तरह की स्टडी करते हैं, इस तरह के इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एग्रो इकोलॉजी। एग्रो एंड इकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑपरेट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम। जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम्स में होती है और उनका ह्यूमन्स के साथ या जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ क्या इंटरेक्शन होता है, इसकी स्टडी एग्रो इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अदर वर्ड्स में आप इसको ऐसा डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो इकोलॉजिकल अप्रोचेस रहते हैं, किसके रिलेट में बोल रहा है, ये एग्रीकल्चर के रिलेट में बोल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, एग्रीकल्चर एरियाज़ को हम एज अ इकोसिस्टम देखते हैं एंड इट कंसर्न विद द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एन इकोलॉजिकल अप्रोचेस टू द एग्रीकल्चर दैट व्यूज एग्रीकल्चरल एरियाज एज इकोसिस्टम एंड is concerned with the ecological impact of agricultural practices. in a simple word आपको समझा देती हूँ कि इकोलॉजी में आपने इंटरेक्शन देखा ऑर्गेनिज्म एंड उसके इन्वायरमेंट को। यहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट है वो पर्टिकुलर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो भी सिस्टम है वो आपका इन्वायरमेंट हो जा रहा है, उसका इंटरेक्शन ह्यूमन्स के साथ जब आप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ द एग्रो इकोलॉजी। इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in combination with the non-living components of their environment interacting as a system. So when a living organism and other non-living organism both are interconnected, और this जो interacting system है इसकी जब स्टडी हम देखते हैं तो ये जो होता है कंबाइन फॉर्म में, इसकी स्टडी हम इकोसिस्टम के अंतर्गत करते हैं। तो इकोसिस्टम एक कम्युनिटी होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की और उनके बीच के इंटरेक्शन की। कंपोनेंट्स जो हैं दे आर the abiotic components and biotic components. Non-living components are included in abiotic components and living जो हैं they are biotic components. So non-living is sunlight, temperature, इसके अलावा precipitation, water और moisture, soil और water chemistry. Example आपका अमोनिया है, फॉस्फोरस है, जो भी चीज़ें हैं न्यूट्रिएंट्स वो सब चीज़ें। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में दैट इज़ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड इसके अलावा जो रहते हैं डेट्रीवोरस। देन बायोटिक कंपोनेंट्स ये आप जो एग्रो सिस्टम को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। एग्रो सिस्टम होता क्या एक्चुअली कि जो आपका एग्रीकल्चर है एंड इकोसिस्टम है उसको आपने कंबाइन किया तो एग्रो इकोसिस्टम हुआ। ये तो आई थिंक क्लियर है आप सभी को। जो आपका पर्टिकुलर लैंड है या कोई फार्म एरिया है, वहाँ पर आप जो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, जो कि पहला है बायोटिक कंपोनेंट, अनदर वन इज़ द एबायोटिक कंपोनेंट्स। जब बोथ जो कंपोनेंट्स हैं पर्टिकुलर यूनिट एरिया में रहते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, उसके अलावा उनका इंटरेक्शन भी रहता है जो कि आपके लिए यूज़फुल है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के व्यू में। तो इस तरह का जब स्टडी हम करते हैं तो ये स्टडी हम किसके अंतर्गत करेंगे, एग्रो इकोसिस्टम के। और ये जो आपका पर्टिकुलर फॉर्म है जहाँ पर आप एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द इंटरेक्शन को देख रहे हैं, ये एरिया आपका एग्रो इकोसिस्टम हो जाएगा। नाउ
Agro ecosystem can be manipulated to improve production and to produce more sustainably with few negative environmental or social impact and few external inputs. तो ये क्या कर सकते हैं, एग्रो इकोसिस्टम जो है हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं जिससे कि क्या कर सके, हम प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके और साथ ही साथ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के साथ ही हम मोर सस्टेनेबल वे में प्रोडक्शन करें और जो कुछ नेगेटिव एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी कम कर सकें और एक्सटर्नल जो इनपुट्स हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ कम। तो नाउ वी सी द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो इकोसिस्टम। इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि एग्रो इकोसिस्टम जो होता है बायोटिक एंड एबायोटिक, जो इकोसिस्टम के जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं उनका इंक्लूडेड जो एक्टिविटीज़ रहती है वो होती है पर्टिकुलर फॉर्म में एंड उनका इंटरेक्शन भी होता है। तो आपके यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। दैट इज़ द एटमॉस्फेयर, रेन, सॉइल है। इसके अलावा आपके जो ह्यूमंस कुछ इनपुट्स लगा रहे हैं जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर द सम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, या आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स। देन बायोटिक कंपोनेंट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, देन डिकम्पोजर्स आपके, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी लिविंग थिंग्स में आती है, बायोटिक थिंग्स में आती है। तो इसके अलावा एनर्जी है और न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी जब इंक्लूडेड होता है पर्टिकुलर फॉर्म में तो ये सारी चीज़ें आपका एग्रो इकोसिस्टम बनाती है। सो डिफरेंट बिटवीन द मैनिपुलेटेड एग्रो इकोलॉजी एंड नेचुरल इकोलॉजी। इससे पहले हमने देखा कि हम जो एग्रो इकोसिस्टम है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैनिपुलेट कर सकते हैं जिससे हम मोर सस्टेनेबल वे में प्रोडक्शन कर पाए एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं उनका, और हमारा जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। तो ये कैसे दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये ऐसा है कि बेसिकली जो डिफरेंस है 5 वेज डिफरेंस है। सबसे पहला चीज़ मोनोकल्चर, तो आप मैनिपुलेट करके डबल कल्चर कर सकते हैं। इट मीन्स आप मोर देन 1 क्रॉप ले सकते हैं पर्टिकुलर यूनिट एरिया में इन सिंगल ईयर, एंड देन ये आपका क्रॉपिंग सिस्टम कैसा इंडिकेट करेगा इन्वायरमेंट को, उसके अंतर्गत आएगा। देन क्रॉप जनरली प्लांटेड इन रोज। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ। देन प्लॉग विच एक्सपोज सॉइल टू इरोजन, यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड आर्टिफिशियली सिलेक्टेड क्रॉप्स। इसके अलावा अब देखते हैं सेमी डोमेस्टिकेटेड इकोसिस्टम। So that fall on a gradient between the ecosystem that have experienced minimal human impact and those under maximum human control. So ये जो सेमी डोमेस्टिकेटेड इकोसिस्टम रहता है ये किस कैटेगरी में आता है, ये जो आता है ये ग्रेडियंट रहता है बिटवीन द इकोसिस्टम का, जिसमें क्या होता है जो ह्यूमन एक्टिविटी रहती है वो ह्यूमन का इम्पैक्ट जो है वो मिनिमम रहता है, और ये जो एरिया रहता है वो मैक्सिमम ह्यूमन कंट्रोल में आता है। एग्जाम्पल जैसे है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एम टू कंट्रोल प्रॉब्लमेटिक पेस्ट थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ अदर स्पीसीज, नॉट एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड टू किल द पेस्ट। सो ये चीज़ है आपका सेमी डोमेस्टिकेटेड इकोसिस्टम जो कि ह्यूमन कंट्रोल में है, और ह्यूमन इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत मिनिमम है क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो नेचुरल वे में इट मीन्स कि अदर ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट मेथड ऑफ इंटरक्रॉपिंग यूज़ कर रहे हैं। तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमी डोमेस्टिकेटेड इकोसिस्टम। देन एलिमिनेशन ऑफ द अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जैसे कि इंटेंसिफाइड जो पेस्टिसाइड यूज़ है उसको कम करेंगे, हम बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम यूज़ ना करें इसका, तभी हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कर सकेंगे। सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या चीज़? सो इफ़िशिएंट प्रोडक्शन ऑफ सेफ हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन अ वे दैट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर एंड द एम्प्लॉयज़ एंड लोकल communities, and it is also safe for our health. So this is the sustainable agriculture. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है? इसके अंतर्गत हम सभी ऐसे अप्रोचेस जो रहते हैं जिसमें कि हम फीड एंड फाइबर प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पर हम जो एक इम्बैलेंस
मतलब एक बैलेंस रहता है इन्वायरमेंट, साउंडनेस, सोशल इक्विटी एंड इकोनॉमिकल वाइबिलिटी। इसके साथ ही जितने भी सेक्टर हैं पब्लिक रिलेटेड, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल एंड इंटरजनरेशनल जो भी पीपल्स हैं, उन सब के बीच बैलेंस रखते हुए जब हम प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज़ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नाउ बायोडाइवर्सिफिकेशन एंड एग्रो इकोलॉजी. So objective of agroecology is to provide balanced environment, basically sustained yield, biologically mediated soil fertility and natural pest regulation. They are the basic objectives. ठीक, सबसे पहली चीज़ इन्वायरमेंट बैलेंस रहना चाहिए आपका, दूसरी चीज़ है सस्टेनेबल यील्ड रहनी चाहिए आपकी, बायोलॉजी मीडिएटेड आप सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करेंगे, अदर इंसेक्ट मीन्स अदर जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उसका यूज़ मिनिमम, एंड नेचुरल पेस्ट रेगुलेशन थ्रू द डिज़ाइन ऑफ डाइवर्सिफाइड एग्रो इकोसिस्टम एंड यूज़ ऑफ लो इनपुट टेक्नोलॉजीज. Then next is by designing farming system that mimic nature, optimal use can be made of sunlight, soil nutrient and rainfall. Third is that the optimum behavior of the agroecosystem depend on the level of interaction between the various biotic and abiotic components and keeping synergistic among them इन द की वर्ड. तो ये डिपेंड करता है इंटरेक्शन जो है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का, उसके ऊपर जो है एग्रो इकोसिस्टम डिपेंड करता है बेसिकली. नाउ सस्टेनेबल एग्रो इकोसिस्टम दैट मेंटेन देयर नेचुरल रिसोर्सेज, देन इसके अलावा रिले ऑन अ मिनिमम आर्टिफिशियल इनपुट फ्रॉम आउटसाइड द फार्म सिस्टम. देन इसके अलावा हम मैनेज द पेस्ट एंड डिसीज थ्रू द इंटरनल रेगुलेटिंग मैकेनिज्म एंड रिकवर फ्रॉम द डिस्टर्बेंस दैट कॉज्ड बाय द कल्टिवेशन एंड हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस. Agroecology and design of sustainable agro ecosystem. The combining the different component of the farm system like that plant, animal, soil, water, climate, people. तो ये सब जब आप कंबाइन करते हैं तो ये चीज़ें क्या होती हैं, बैलेंस करती हैं एक दूसरे को और साथ ही साथ ग्रेटर पॉसिबल सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट भी देती हैं एक दूसरे को. So second is that reducing the use of ऑफ फॉर्म जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एक्सटर्नल केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्सटर्नल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हैं, इनका कम से कम यूज़ करना, एंड एक्सटर्नल एंड जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं या इनपुट्स हैं उनको पूरी तरह से हमको यूज़ करना एकदम कम करना है. तो इसके लिए हमको ऑन फॉर्म रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ करना पड़ेगा. देन रिलाइंग द मेनली ऑन रिसोर्सेज विद इन द एग्रो इकोसिस्टम बाय रिप्लेसिंग द एक्सटर्नल इनपुट्स. मीन आपको जो भी आपके फार्म में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पे डिपेंड रहना सीखना होगा, जिससे कि आप रिप्लेस कर पाएंगे एक्सटर्नल इनपुट्स को. देन इम्प्रूव द मैच बिटवीन क्रॉपिंग पैटर्न एंड द प्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट ऑफ द क्लाइमेट्स एंड लैंडस्केप. सो आपको ये मैच करना पड़ेगा किसके किसके बीच जो क्रॉपिंग पैटर्न है एंड जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है एंड एनवायरमेंटल जो कॉन्स्टेंट है, इन सब के को मैच करते हुए आपको अपना जो सिस्टम है प्रोडक्शन का वो इम्प्रूव करना पड़ेगा. मींस अकॉर्डिंग टू योर जो एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स है, इट इज़ रेनफेड और वेदर इट इज़ द इरिगेशन एरिया, इरिगेटेड एरिया, उसके बेसिस पे आपको आपका क्रॉपिंग पैटर्न और जो भी जो क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं वो प्लानिंग करनी पड़ेगी. ठीक. देन एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है बेसिकली ये यूज़फुल क्यों होता है, बिकॉज इसका हम जब स्टडी करते हैं एग्रो इकोलॉजी की तो ये प्रोवाइड करता है नॉलेज. ठीक है, किस चीज़ की नॉलेज प्रोवाइड करता है कि ये हमको ये नॉलेज देता है और ये मैथोडोलॉजी हमको बताता है कि कौन सी ऐसी नेसेसरी चीज़ें हैं जो किसी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. दैट इज़ फर्स्ट ये है कि एनवायरमेंटली साउंड रहता है ये, एंड साथ ही साथ इसका यूज़ करने से हाईली हमको प्रोडक्टिव एंड सोशली इक्विटेबल एंड इकोनॉमिकली वायबल जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वो मिल पाती है. सो बेसिकली इसका ये यूज़फुलनेस है. एंड देन एग्रो इकोलॉजी जो डिज़ाइन है ये क्या होता है, इसके अंतर्गत जो भी फार्म में अवेलेबल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स है दे आर इंटीग्रेटेड, सो
इसके कारण, इस इंटीग्रेशन के कारण जो बायोलॉजिकल इफ़िशियंसी है दे ओवरऑल इम्प्रूव, एंड साथ ही साथ जो आपकी वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है ऑन फॉर्म, दे आर प्रिजर्व, एंड एग्रो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड इट्स सेल्फ रेगुलेटिंग जो कैपेसिटी है दे आर ऑल्सो मेंटेन। सो ये जो बेसिकली आपका मतलब एग्रो इकोलॉजी जो है ये इसका यूज़फुलनेस था। इसके अलावा हमने एग्रो इकोलॉजी एंड द डिज़ाइन ऑफ सस्टेनेबल एग्रो इकोसिस्टम को देखा। साथ ही साथ सस्टेनेबल एग्रो इकोसिस्टम से हमको क्या चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज मेंटेन हो रहा है, मिनिमम हम आर्टिफिशियल इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑन फॉर्म जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ करेंगे, एंड हम जो पेस्ट एंड डिसीज़ हैं उसको जो भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं या फिर बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है उससे कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी डैमेज होता है दैट इज़ कॉज्ड बाय द कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू दे आर रिकवर, एंड बायोडाइवर्सिफिकेशन एंड एग्रो इकोलॉजी को डील किया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है वो किस तरह अफेक्ट करता है हमारे जो सोसाइटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो देखें। एंड सेमी डोमेस्टिकेटेड इकोसिस्टम, उसके एग्जांपल्स देखे हमने। डिफरेंस देखा मैनिपुलेटेड एग्रो इकोलॉजी का एंड नेचुरल इकोलॉजी के बीच का। हमने कंपोनेंट्स देखे एग्रो इकोसिस्टम के, एग्रो इकोसिस्टम होता क्या है उसको जाना, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, एंड साथ ही साथ हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स देखे इकोसिस्टम के, एंड इकोलॉजी को डील किया, एंड एग्रो इकोलॉजी को समझा। तो बेसिकली जब आपका एग्रो इकोलॉजी का जो टॉपिक है पेपर 1 का ये इस तरह से कवर हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।